हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आ गए हमारे 45 हार्ड चैलेंज के 22nd डे पे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो क्या हम करने वाले हैं आज की, क्या हमारे चैलेंजेस है, क्या हम कंप्लीट करेंगे? हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को समझेंगे। एंड उसके अलावा हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा, जो इस चैप्टर का हीरो है, रियलाइजेशन अकाउंट, वो यहाँ पर आज समझने वाले करने वाले हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है सिंपल सा, कि पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया है। जैसे कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, तो पुराना एग्रीमेंट तो खराब हो गया, अब नया एग्रीमेंट बनेगा। कोई नया पार्टनर आया, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब नया एग्रीमेंट बनेगा नए पार्टनर के साथ। तो पार्टनरशिप की जो फर्म है वो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है, वो कंटिन्यू कर रही है, वो बंद नहीं हुई है, दुकान बंद नहीं हुई है, बस रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स चेंज हो रहा है। तो नया एग्रीमेंट बन रहा है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ना तो कोई एसेट्स बिक रही है, ना कोई लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही है, ना सारी बुक्स हमारी क्लोज हो रही है कि सारी किताबें बंद कर दो, खत्म कर दो। ठीक है जी, सिंपल सी बात। सो इट रेफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है सर, ठीक है। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, बिजनेस चलते जा रहा है। जो पार्टनर्स की रिलेशनशिप है वही चेंज हो रही है। ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्लोज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डिसोल्व हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, की फर्म डिसोल्व हो गई। ठीक है सर। देन इसके एग्जांपल दे दिए, चेंज इन प्रोविजनिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इन केसेस में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बोले सर फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो है कि दुकान बंद हो गई। क्या हो गई बेटा? बेटा क्या हो गया? दुकान ही बंद हो गई, दुकान ही बंद हो गई। तो दुकान बंद हो गई तो क्या करेंगे साहब? तो भैया दुकान जब बंद हो गई परमानेंटली, तो जो भी दुकान के एसेट्स है उनको बेच देंगे, और जो भी लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर देंगे। बाकी कुछ पैसा अगर सरप्लस बच जाएगा तो वो मालिक ले जाएंगे, पार्टनर्स ले जाएंगे। सिंपल सी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी पड़ेगी? क्लोज करनी पड़ेगी। और अगर दुकान बंद हो गई तो एक बात बताओ, जब दुकान ही बंद हो गई तो क्या पार्टनरशिप चलती रहेगी क्या? सिंपल सी बात है, दुकान बंद होने का मतलब है कि पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब नहीं होता कि दुकान डिसॉल्व हो गई, लेकिन अगर दुकान ही बंद हो रही है, दुकान डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, दैट मीन्स पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई। ये कुछ सिंपल सी बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, कि जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो भी एंड हो जाएगा। दुकान खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें बंद करना पड़ेगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एसेट्स को बेच देंगे, एसेट्स को बेच दे एसेट्स को बेच देंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, कुछ बचेगा वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके जो भी हिसाब किताब है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हमने देख ली। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं अगर डिसोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 अकाउंट पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ 5 तरह के अकाउंट यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, और यही आप सबसे नया यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो। इसके बाद अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो उनके सेपरेट अकाउंट बनेंगे। ठीक है सर। देन इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक, मतलब दोनों में से कोई एक अकाउंट बनेगा, चाहे कैश बना लो चाहे बैंक बना लो। तो सर कैसे चाहे? अरे भैया क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर बैलेंस शीट में कैश अकाउंट गिवन है तो कैश अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट गिवन है तो बैंक अकाउंट बनेगा। आप बोलोगे सर दोनों ही गिवन है, कोई बात नहीं, दोनों गिवन है तो तुम्हारी जो मर्जी वो बनाओ। अगर तुम्हें बैंक अकाउंट बनाना है तो एक एंट्री के हिसाब थ्रू कैश बैंक में जमा करा दो। अगर तुम्हें कैश अकाउंट बनाना है तो बैंक का बैलेंस, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो विड्रॉ कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो तुम्हें अकाउंट एक ही बनाना है। तो टोटली 5 अकाउंट हमें पढ़ने, जिसमें से मैं कहूंगा कि ये अकाउंट तो आपको आते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। हमें जो समझना है यहाँ पे सीखना है वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, वो नया अकाउंट है। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? भैया ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज ओपन, क्यों बनाया गया है? फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स, एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए, बेचने के लिए। और जो भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, जो भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, उनको पे ऑफ करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है यार, जैसे कहते हैं ना कि जब हम, हमारा दुकान बंद होगी तो हम क्या करेंगे? सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे, क्या हमारे पास है, क्या हमें चुकाना है, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलेशन अकाउंट। तो जो जो हमारे पास था इकट्ठा कर लिया,
जो जो हमें चुकाना है इकट्ठा कर लिया, तो अब जो हमारे पास उसको बेचेंगे पैसा आ जाएगा, और जिनको पैसा देना है उनको पैसा दे देंगे, कहानी खत्म। पैसा कुछ सरप्लस बचेगा तो पार्टनर्स में वो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस के फॉर्म में बढ़ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा गेम है। तो रिलेशन अकाउंट क्या है? एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए, लाइबिलिटीज को, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए बनाया गया है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? आप जानते हो, ठीक है, कि डेबिट में लॉस, क्रेडिट में गेन, और वाली बात। देन इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस होता है, रिलेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं कि जो एसेट्स को आप रिलाइज कर रहे हो, पेमेंट को आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो, तो उस पर भी हमको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करके पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए, ठीक है, और उसको किस रेशियो में बांटेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल सी बात है, ठीक है। कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा रिलेशन में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। सिंपल है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सर काम कराओ, रिलेशन अकाउंट बनाना है, तो भैया रिलेशन अकाउंट जब बना रहे हैं तो क्या क्या एंट्री हमें करनी पड़ती है? सबसे पहले एंट्री आएगी रिगार्डिंग क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट। क्या? जो भी एसेट्स अकाउंट है उनको हम क्या करेंगे बच्चों? उनको हम क्लोज करेंगे। अच्छा सर, क्लोज कराओ सर। ठीक है जी, कराता हूं बेटा। तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। किस वैल्यू पे क्लोज करेंगे बच्चों? एट देयर बुक वैल्यूज। किन वैल्यूज पे क्लोज करना है? एट देयर बुक वैल्यूज। किन वैल्यू पे क्लोज करेंगे बच्चों? उनकी बुक वैल्यू पे क्लोज करेंगे। ठीक है, बुक वैल्यू पे क्लोज करेंगे। एंट्री क्या होगी? एसेट्स आप जानते हो, एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। वो इंक्रीज होंगी डेबिट और डिक्रीज होंगी क्रेडिट। दैट मीन्स एसेट अब खरीद तो रहे नहीं, एसेट्स बुक्स में है नहीं, मतलब बुक्स में जो भी एसेट्स उनको हमें क्या करना है? खत्म करना है, बंद करना है। तो हम एसेट्स को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट मतलब बेसिकली जो भी आपके पास एसेट्स उनको कहा ले आओ, उनको एक कॉमन जगह पे ले आओ जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। तो जो भी एसेट्स हमने यहाँ पर रख दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, हमने इनको रख दिया बच्चों। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है बच्चों? बोले सर ये बुक वैल्यू है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा एसेट साइड में आप बहुत सारी और भी चीजें देखोगे जो कि शायद यहाँ पे बंद नहीं होनी। बोले सर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा है क्लोज एसेट्स एट देयर बुक वैल्यूज एक्सेप्ट, अब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं बच्चों? एक्सेप्ट मतलब कि इन एसेट्स के अलावा सब बंद होएगा। तो बोले सर कौन सी एसेट्स? तो सबसे पहला बेटे कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट सेपरेटली बन रहा है तो उसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेसिकली ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? ये बेटा फिक्टिशियस एसेट्स है। क्या है ये? बोले सर फिक्टिशियस एसेट्स है। तो तो मुद्दे की बात ये, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो प्रैक्टिकली एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। वो लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, फिर हम कह सकते हैं वो लॉस जो भी राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है, दीज आर द लॉसेस, लॉसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं करे। तो सर क्या करेंगे? तो भैया इन फिक्टिशियस एसेट्स को हम क्या करेंगे? इनको हम ट्रांसफर कर देंगे। विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी बेटा कि क्योंकि लॉसेस है अल्टीमेटली, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटे? वो हो जाएगा डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा दोस्त। किस रेशियो? कैसे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये कुछ नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर नहीं चर्चा करना चाहता कि बोले सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई होप आपको पता होगा, ठीक है, कि ये वो लॉसेस हैं, बताना थोड़ी पड़ेगा यार, ठीक है। अगर इसके बारे में किसी को जानना है तो कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए उठा लूंगा, ठीक है। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, ये जो भी लॉस है बेसिकली, ये वो लॉस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए, मतलब कि लॉस जाने की पार्टनर्स को मिलने चाहिए थे, अभी तक दिए नहीं है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इनको डेबिट कर देंगे। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई सर। और क्या बताना चाहते हो आप? और मैं दूसरी बात बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बात यहाँ लिख रहा हूँ, वो ये है, इफ देयर इज एनी प्रोविजन or a reserve against any asset, like मतलब कि अगर कोई प्रोविजन हो या कोई रिजर्व हो जो किसके अगेंस्ट है, कोई एसेट के अगेंस्ट है, तो उसका क्या करेंगे? जैसे कि बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट, फॉर बैड डेट एक हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपके पास क्या बोलते हैं, हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी एसेट्स के अगेंस्ट में होता है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। तो ऐसे केस में क्या करना है सर? ऐसे केस में दोस्त, ऐसे केस में क्लोज एसेट्स इन रियलाइजेशन एट देयर ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें या तो आपको लाइबिलिटी साइड में दिखेंगी और एसेट साइड में दिखेंगी, तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए भी कंप्लीट पॉइंट यही है कि मान लो डेटर है 1 लाख के, प्रोविजन फॉर बेड डेट है 5,000 का, तो आप डेटर को 1 लाख की वैल्यू पे क्लोज करोगे रियलाइजेशन में, ठीक है, एट देयर ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोविजंस और रिजर्व will also be closed in realization account to its credit side, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन है उसकी क्रेडिट साइड में जो ये प्रोविजंस वगैरह हैं ये भी क्लोज हो जाएंगे, सिंपल सा गेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी हो इनकी। तो बेसिकली प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, एंड आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड आपका हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू और भी 1-2 प्रोविजंस, ऐसे मान लो कोई मशीन रिप्लेसमेंट अकाउंट कुछ बना रखा है, ऐसा कुछ भी कोई भी प्रोविजन हो किसी प्रकार का, तो वो कहाँ कवर बंद हो जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री पास करके हम इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक है जी सर, अच्छी बात, कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लो बेटा, अब आ गया फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्या क्लोज करना है हमें? तो सर अब लाइबिलिटीज को बंद करना है, ठीक है जी। लाइबिलिटीज का यहाँ पे मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट नहीं, ठीक है जी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है जी। तो दिस विल बी क्लोज्ड एट देयर, बोले सर अगेन वही बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है उस वैल्यू पे इनको बंद
करना है। बोले सर एंट्री क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? बोले सर डेबिट हो जाएंगी। ये तो हमें पता ही था। बहुत बढ़िया बात बेटा, आपको पता है, मुझे पता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोले सर इनको भी आपने बंद कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब बोले सर कौन सी लाइबिलिटी बंद नहीं होगी? ध्यान देना, सबसे पहला हमने देखा था कि पार्टनर्स, अगर इसमें पिछली बार में भी एक और चीज लिखा था साथ में, एक मिनट को, ये यहाँ पे भी ये पॉइंट छोटा सा रह गया कि अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है, ठीक है, लोन गिवन टू पार्टनर, इसको भी आप सेपरेटली क्लोज करते हो, रिलेशन में क्लोज नहीं करते, क्योंकि हमने देखो लिखा था ये चीज, आपको बताई थी हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं, लोन बाय फर्म टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर टू फर्म। तो ये अकाउंट बनेंगे सेपरेटली, तो ये सेपरेटली बनेंगे, इसका मतलब ये रिलेशन अकाउंट में क्लोज नहीं होंगे, ठीक है, तो इसको भी हमें क्लोज यहाँ पे नहीं करना है। तो एक्सेप्ट हो गया हमारा सबसे पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि अलग से बनना है सर, वेरी गुड। फिर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स क्योंकि ये भी सेपरेटली बनेंगे, सिंपल सी बात है। एंड और सर, और रिजर्व्स, क्यों? क्योंकि सर रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व्स जो होते हैं वो सर हमारा प्रॉफिट है, वो हमारे पार्टनर्स के हैं, तो पार्टनर्स को मिलने चाहिए, ठीक है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन रिजर्व्स को किस में बांट देंगे सर? पार्टनर्स में बांट देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताना यार, कुछ कोई भी दिक्कत हो मैसेज करना, अपन रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन रिजर्व्स को बांटेंगे पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा दोस्त? इसके लिए क्रेडिट होएगा, सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पे सर। और बच्चों कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये कहा गया भाई? ये क्या हुआ इतना छोटा कि क्या होता है दोस्त? अरे यार, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में बेटा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। बांट दिया सर। अब कुछ पॉइंट लिखवा दो सर, इसके ऊपर मैं स्टार बनाता हूं, इसके ऊपर कुछ पॉइंट है, WCR आ गया, पॉइंट तो आने ही थे। चलो केस 1 ले लो। केस 1, नो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन, नो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन, वर्कमैन की कोई लाइबिलिटी यहां पर नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? होल WCR विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। एंट्री क्या होगी सर? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। बोला सर ये तो बताई था हमें, आपने क्या नया बताया? हाँ बेटे, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, आप तो महापंडित हो अकाउंट्स के, आपको सब पता है बेटा, मैं जानता हूँ ये बात, पर थोड़ी सी मेरी सुन लो। इसके बाद इफ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन इज लेस देन WCR, तो लाइबिलिटी तो है लेकिन WCR से कम है, ठीक है। मान लो WCR 50,000 है, लाइबिलिटी 20,000 है, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी है तो उसमें इसमें क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, एक मिनट में लिख देता हूं। तो WCR है वो दो पार्ट में जाएगा। बोले सर कहाँ जाएगा सर? एक तो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कहाँ जाएगा? बोले सर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ये, फॉर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जितने की लाइबिलिटी है उतने के लिए जाएगा। दूसरा बोले सर ये जाएगा
पार्टनर्स में, कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सिंपल। ठीक है जी। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, WCR अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सपोज करो 50,000 था तो 50,000 अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। एंड मान लिया हमने कि लाइबिलिटी 20,000 है, तो रिलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा 20,000। ठीक है बेटा। और जो बच जाएगा 30,000 वो बच जाएगा, वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स के अंदर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो भी चला जाएगा। ठीक है भाई, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दो केस हो गए। अब तीसरा केस ले लो। तो सर तीसरा केस भी लिखवा दो मैं यहाँ पे ना, इसको लाइन खींच के लिख रहा हूँ। तो केस नंबर 3, जो लाइबिलिटी है, अमाउंट ऑफ, जो लाइबिलिटी का अमाउंट है दैट इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन WCR, वो WCR से ज्यादा है। तो WCR से ज्यादा है, पहले अरे इक्वल तो ले लो, WCR के बराबर ले लो कि 50,000 का WCR है तो 50,000 की लाइबिलिटी। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, पूरी की पूरी जो WCR है, होल ऑफ WCR, एंटायर WCR विल बी ट्रांसफर्ड टू, बेसिक मुद्दा ये है अगर हमें पैसा चुकाना है, हमें पैसा पे करना है, तो जो अमाउंट पे करना है वो कहाँ जाएगा, रिलायंस में जाएगा। WCR की ऑब्वियसली बात है, WCR से ज्यादा नहीं होना चाहिए, WCR तक। 50,000 रुपए का WCR है तो 50,000 रुपए तक की अगर कोई भी लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द वर्कमैन, वो कहाँ चल जाएगी, रिलाइजेशन में चल जाएगी। अगर कुछ बच गया तो पार्टनर से बट जाएगा, सिंपल सा गेम है। ठीक है, क्योंकि पैसा पेमेंट रिलाइजेशन से होगी, पेमेंट रिसीव कहाँ होगी, रिलाइजेशन में होंगी, तो सब काम रिलाइजेशन से ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी सर, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। केस 4, तो लाइबिलिटी है वो ज्यादा है WCR से, वो ज्यादा है WCR से, तो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। लाइबिलिटी हो चाहे ज्यादा, लाइबिलिटी चाहे ज्यादा हो, वो करना क्या है, आपके पास मैक्सिमम WCR ही है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसमें, रियलाइजेशन में। किसमें ट्रांसफर कर दोगे, रिलायंस अकाउंट में। जो पूरा का पूरा WCR है वो ट्रांसफर हो जाएगा रिलायंस अकाउंट में। तो जो सेम एंट्री, ऊपर वाली जो एंट्री है, सेम एंट्री यहाँ पर हो जाएगी पास। ठीक है, सेम एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी फॉर द होल अमाउंट ऑफ WCR टू बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल, 50,000 की लाइबिलिटी है तो 50,000 ट्रांसफर कर दे, 60,000 की लाइबिलिटी है, WCR 50,000 है, तो आप 50,000 का WCR रिलायजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल, पेमेंट 60,000 करोगे वो तो रिलाइजेशन से करनी है, वो एक अलग इशू है, पर WCR तो मैक्सिमम जो है वही ट्रांसफर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर इसकी बेटा एंड हुई। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, ये आपका ओवरऑल सारे पॉइंट हो गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, बड़ा अच्छा पॉइंट है साहब, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे सर, हम एसेट्स को बेचेंगे, हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे, बेचेंगे। तो सबसे पहली बात, इफ एसेट्स आर रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है, या तो बैंक में पैसा आएगा या कैश, कैश में जो भी है। ठीक है, तो रिलायंस से बेसिकली आपने एसेट को बेचा, पैसा आ गया, तो एंट्री क्या करेंगे, सिंपल है सर, 11वीं में हमने सीखा था, अगर पैसा आता है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, तो सर डेबिट हो जाता है। ठीक है जी, हो गया। अब ये पैसा आएगा कहाँ पे, तो सर ये पैसा जहाँ पे भी आएगा रिलायंस अकाउंट से आएगा। कैश बैंक में कहाँ से पैसा आएगा, रिलायंस अकाउंट से आएगा, क्योंकि एसेट्स कहाँ पे है, अब एसेट्स कहीं नहीं है सर, अब जो है रिलायंस अकाउंट है। एसेट्स जब एक बार क्लोज हो गई, अगर आपने मान लो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मतलब रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर दिया, तो मशीनरी तो खत्म हो गई बुक से, अब मशीनरी है नहीं बुक्स के अंदर, तो उस मशीनरी को आप बेचोगे तो एंट्री जो करोगे वो कैसे करोगे, कैश टू रियलाइजेशन। अभी मशीनरी का नाम अब यूज नहीं करना है, तो हमारे पास जो भी एसेट लाइबिलिटीज हमने रिलायंस में क्लोज कर दी, अब उनके नाम यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी कैश बैंक टू रियलाइजेशन। दूसरा आपके पास केस हो सकता है कि कोई कोई पार्टनर जो है एसेट को लेके जा रहा है कि यार ये एसेट मैं इस वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इफ एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है तो क्या करेंगे सर, सिंपल, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे, टू रियलाइजेशन
अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। अब बोले सर और क्या लिखवाओगे? लो बेटा और भी कुछ लिखवा देता हूँ। पहली बात, इफ एनी एसेट इज गिवन टू सेटल द लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हमने एसेट दे दी। मान लो क्रेडिटर्स थे 50,000 रुपए के, उनको हमने 20,000 रुपए का कंप्यूटर दे दिया, तो उस 20,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? सो नो एंट्री, नो एंट्री फॉर द एग्रीड अमाउंट। जितना अमाउंट का आपने सेटलमेंट किया है उस एसेट से, अगर 1 लाख का एसेट आप 20,000 के उसके पे ले गए, तो 20,000 के क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्रेडिटर कम हो जाएंगे, मतलब हमको बेसिकली एंट्री नहीं करनी कुछ भी। ठीक है, कोई भी एंट्री करनी ही नहीं है। वो एसेट गई, कहानी खत्म, एक लाइबिलिटी गई। तो अल्टीमेटली हमने पैसा ना दिया ना लिया, हमारे पास एसेट है ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपस में एसेट लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ना लाइबिलिटी बुक्स में। क्लियर है? तो उनकी कोई एंट्री होगी नहीं। जो बच जाएगा लाइबिलिटी, कोई भी मान लो 1 लाख की लाइबिलिटी को आपने 50,000 की लाइबिलिटी सेटल कर दी, तो बची हुई लाइबिलिटी को पे ऑफ की बात करेंगे। जो सेटल होगी उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, मैं ये लिख देता हूँ कि ये ना कि मैं क्या लिखूं इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक तो फॉर अमाउंट ऑफ सेटलमेंट लिख देता हूँ, फॉर अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, एक बात। ठीक है, और लिख देता हूँ बैलेंस लाइबिलिटी विल बी पेड, बैलेंस लाइबिलिटी विल बी पेड, उसकी पेमेंट की एंट्री हम कर देंगे, एक अलग बात है। ठीक है, पर कोई अगर एसेट लाइबिलिटी को सेटल कर रही है तो वहां पर कोई एंट्री उसके हम नहीं करेंगे बच्चों। और सर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, क्या नहीं है? किसी एसेट को रिलाइज करने की इंफॉर्मेशन नहीं है कि एसेट को बेच के आपको क्या मिला। सपोज करो आपके पास 10 एसेट थी, वो आपने रिलाइजेशन क्लोज कर दी, उसमें से कुछ एसेट है, मान लो सपोज करो एक मशीनरी है और एक गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई भी एसेट मान लो, मतलब एक टेंजिबल एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनको बेच के क्या हमको मिला। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल सा पॉइंट है, तो इसको लिखता हूं बेटा। तो ये आपकी दो चीज हो सकती है सर, क्या बोले सर? एक तो हो सकती है टेंजिबल एसेट, क्या हो सकती है? टेंजिबल एसेट, मतलब जो एसेट दिखती है। तो अगर टेंजिबल एसेट है तो वी हैव टू अज्यूम, हमें क्या अज्यूम करना है? अज्यूम रियलाइज्ड इन फुल, किससे पूरा पैसा आ गया, तो एंट्री हो जाएगी कैश टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन फॉर द अमाउंट ऑफ द एसेट, जो भी उसकी बुक वैल्यू थी। ठीक है, तो इसकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर वहीं पर कोई इंटेंजिबल एसेट है, कौन सी एसेट है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट है, तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम नथिंग इज रियलाइज्ड, नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम सच एसेट, कि उस एसेट से हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, कोई भी पैसा नहीं मिला। ये हमारी अजम्पशन यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है जी, चलिए सर और आगे बढ़े। लो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बातें आ गई रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एसेट्स। देन फोर्थ एंट्री इज फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ पेड इन कैश, मतलब आपने पैसा दिया, तो एंट्री क्या होगी सर? बोले सर पैसा अगर हम पे करते हैं तो पैसा क्या हो जाता है? बोले सर पैसा हो जाता है क्रेडिट, और अगर बैंक से करें तो बैंक अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट, तो टू कैश और सॉरी बैंक अकाउंट। ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर बात खत्म हो गई। अगर कोई पार्टनर जो है वो कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की बात कर रहा है, लाइबिलिटी को लेके जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, इफ लाइबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, इस केस में क्या होगा? सर इस केस में होगा क्या, होना क्या है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे? उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे सर क्रेडिट।
जो भी पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे वे सर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, ये काम हमने कर दिया। और बताओ सर, और बेटा लिख लो खास बात। एक बात तो मैं एसेट के अंदर ही बता चुका हूं आपको कि अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कोई क्रेडिटर्स अगर कोई एसेट लेके जा रहे हैं फॉर देयर सेटलमेंट, तो उस अमाउंट की तो हमें एंट्री यहाँ पे करनी नहीं है। तो इस पॉइंट को मैं दोबारा यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इफ नथिंग is mentioned in the question for payment of liability, अगर किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा एज्यूम करना है, ठीक है। ऑलवेज एज्यूम कि जितने की लाइबिलिटी वो हमने पूरी की पूरी पे कर दी है, ठीक है जी। कोई भी लाइबिलिटी छोड़ता नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हुआ, पेमेंट हमको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब बोले सर रियलाइजेशन के कुछ खर्चे होते हैं, मतलब आप जब दुकान बंद कर रहे हो, एसेट्स का सेटलमेंट कर रहे हो, तो वहां पर खर्चे हो सकते हैं। आप कोई वकील को हायर कर सकते हो, कोई वैल्यूएशन करने के लिए एसेट लायबिलिटीज के लिए कोई वैल्यूअर को हायर कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप उनके लिए पेमेंट करोगे, ठीक है। आपको कमीशन देना पड़ सकता है किसी को, आपको एसेट बेच रहे हो तो इस तरह के रिलेशन पे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है जी, उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अगर रिलेशन के एक्सपेंस है, मान लो कोई वकील वगैरह को पेमेंट करनी है कि भैया उन्होंने काम करवाया है रिलेशन का, तो उसको खर्चे देने हैं वकीलों को, जो भी है, जो भी जिसने भी हेल्प करी आपकी। तो सबसे पहला, अगर एक्सपेंस फर्म ने पे किया है तो एंट्री क्या होगी सर? तो सर एक्सपेंस अगर फर्म के पास से अगर पैसा जाएगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है जी, ये एंट्री कर दी, ठीक है सर। अगर एक्सपेंस किसने पे किए सर? पार्टनर ने। किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे, मतलब एक्सपेंस फर्म को पे करने पे पार्टनर ने किए। कोई बात नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा गेम है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पार्टनर ने पे कर दिया ना, तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या है कि उसका हिसाब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ठीक है बेटा। और कुछ और बोले सर? और क्या है बेटे? और है, अगर फर्म एग्री टू पे फिक्स्ड अमाउंट। कौन सा अमाउंट? फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर, कि भैया फॉर एग्जांपल एबीसी पार्टनर है, फर्म ने कहा ऐसा है मिस्टर ए, हम आपको 10,000 रुपए देंगे और आपको इस सारे रिलेशन के एक्सपेंस खुद बियर करने हैं। कहने का मतलब खर्चा रिलेशन का 2,000 हो या 20,000 हो, वो आपको देखना है, फर्म आपको 10,000 रुपए पे कर देगी। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी बेटे, ठीक है। ठीक है, पार्टनर को एक्सपेंस बियर करने, फर्म एक फिक्स अमाउंट पे करेगी फॉर दैट फिक्स अमाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब पार्टनर क्या पे करेगा उसकी हमें एंट्री नहीं करनी है। पार्टनर क्या पे करेगा उसकी एंट्री हमें नहीं करनी है। हमें किसकी एंट्री करनी है? हमें जो अमाउंट एग्री हुआ है, जो अमाउंट एग्री हुआ है, एग्रीड अमाउंट, उसकी एंट्री करेंगे। उसके लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, ठीक है जी। पार्टनर क्या पे करता है हमें मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टनर क्या पे कर रहा है उसका हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। ओके सर। फिर सर, फिर भैया एक और है कि रिलेशन एक्सपेंस किसको बियर करने हैं सर? मतलब पार्टनर को। कौन बियर करेगा? पार्टनर को। लेकिन पे किसने करे? फर्म ने। सिंपल। एक्सपेंस ए को भुगतने थे, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैज टू बियर द एक्सपेंस, बट एक्सपेंस पे किसने किए? फर्म ने। तो यार एक्सपेंस अगर ए को भुगतने हैं तो उस ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो ना, उस ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर दो? डेबिट कर दो सर। तो सर क्रेडिट क्या करेंगे? अरे भैया फर्म के पास से पैसा गया है ना, तो टू कैश और बैंक अकाउंट, उसकी एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। फर्म के पास से पैसा गया, लेकिन उसके लिए डेबिट किसको करो? पार्टनर्स कैपिटल को, उसके अकाउंट में हम उसको काट लेंगे, ठीक है जी। तो ये एंट्री बेसिकली 4 हो गई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि नो एंट्री इसकी गली विच नो एंट्री। नहीं बेटे, ऐसा नहीं, इसकी गली की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि अगर एक्सपेंस जो है वो पार्टनर को अपनी पॉकेट से बियर करने,
तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इफ एक्सपेंस आर टू बी पेड एंड बियर बाय द पार्ट बोन बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट, कोई एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा अज्यूम करना है, हमेशा अज्यूम क्या करना है कि फर्म को ही एक्सपेंस पे करना है और फर्म ही एक्सपेंस पे करेगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई हमारे रिलेशन के एक्सपेंस की। ये सब करने के बाद हमने एसेट को क्लोज किया, लाइबिलिटी को क्लोज किया, एसेट को बेचा, लाइबिलिटी को पे ऑफ, एसेट को बेच के पैसा आया, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया, इसके बाद रिलेशन एक्सपेंस पे किए। अब क्या होगा, अब रिलेशन अकाउंट हम बंद करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस रिलेशन पे हमको क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अच्छा सर बताओ फिर, तो यार सिंपल सा है, अगर प्रॉफिट है रिलेशन पे, अगर रिलाइजेशन पे बेटा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे बेटे, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट कहां जाएगा, बोले सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। किस रेशियो में जाएगा बच्चों, बोले सर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। यहाँ पे ओल्ड न्यू का चक्कर नहीं है, दुकान बंद हो रही है भैया, ओल्ड क्या करेगा, न्यू क्या करेगा। और इफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन पे लॉस है तो वो कहा जाएगा, अरे सर प्रॉफिट जब पार्टनर लेंगे तो लॉस भी तो सालों को उनको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बेटा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को हम डाल देंगे। ठीक है, बोले सर बहुत अच्छी बात, पर इसमें आपने कुछ खास हमें बताया नहीं, ये तो हमें पहले से आता था। वेरी गुड बेटा, मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें आता है बच्चों, तुम पढ़े हुए हो। ठीक है, तुमने सब चीजें पढ़ रखी है, बस रिकॉल कर लो। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए अब क्लास को हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना, हम इसलिए आज एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ पर आज एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इसमें आपसे रिलाइजेशन अकाउंट को मांगा गया है। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, क्या प्रिपेयर करो, रियलाइजेशन अकाउंट। तीन पार्टनर है, समर्थ, भव्य और कुणाल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है ये, तो इनका पीएसआर बताए तो आपको यहीं पे निकाल के इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 1/2:3/8 तो एलसीएम हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 4:3:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है जी, ओके सर। यहाँ पर कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज है। ठीक है सर, इन्होंने कहा दुकान बंद हो रही है, फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है सर। फिर इन्होंने कहा कि जो फिक्स एसेट है उनसे हमको 120% मिलेगा, 50,000 डेट रुपए के डेटर बैड डेट हो गए, तो कुछ बातें लिखी हुई रिलायंस की। आपसे लास्ट में मांगा रिलायंस अकाउंट। डिसोल्यूशन के चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें पता है क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि अकाउंट या तो बोल देगा कौन से अकाउंट बनाने, रिलायंस अकाउंट मुझसे बनवाएगा, वरना फिर मतलब क्या डिसोल्यूशन में, तो वो अकाउंट सीधे अकाउंट खींच दो, या तुम्हें बोल देगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो इन्फॉर्मेशन देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है, बैलेंस शीट में अगर पार्टनर्स लोन है तो उनके अलग अकाउंट, कैश बैंक में देख लो क्या है उसका अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिलायंस अकाउंट, ये सारे अकाउंट बनाने हमें। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन होता है। तो अकाउंट का खाचा खींचना है मुझे, तो मैं खींच दूंगा, ये लो बेटा। और कुछ नहीं, ये जो स्मार्ट बोर्ड है इससे एक मजा यही है मेरे को, तो मजा इसमें कि लाइन सीधे खिंचती है मेरी, वरना लाइन नहीं खिंच पाती, इतनी बड़ी स्केल कहां से लाता मैं। ये फायदा है इन चीजों का, टेक्नोलॉजी काम की है भैया, बहुत मुश्किल से सीखी मैंने। चलिए ये लो दोस्त। ठीक है, तो सर क्या करना है बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि सारी एसेट्स को क्लोज कर दो बुक वैल्यू पे। तो फिक्स्ड एसेट, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, पेटेंट को हम क्लोज कर देंगे। क्या सर इसको क्लोज करेंगे रिलेशन में, नहीं करेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसको क्लोज करेंगे बेटा, नहीं करेंगे, और सारे इसको हम क्लोज कर देंगे। तो फिक्स्ड एसेट, डेटर, इन्वेस्टमेंट, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो टू फिक्स्ड एसेट्स, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, फिर सर वैल्यू क्या थी, 9,00,000, 280, 30,000, 9,00,000, 280, 30,000। ठीक है सर, और क्या था सर, और था स्टॉक, पेटेंट और प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, पेटेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस। सो टू स्टॉक,
टू पेटेंट एंड टू प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है जी, ये 3 एसेट और थी, इनकी वैल्यू भी चेक कर लेता हूं फटाफट। अरे कहाँ द एंड हो गया, हाँ चलिए। तो ये थी बेटा स्टॉक 140 10 और 12 100, 140 10 12 100, 140 10 12 100। तो ये हमने बेटे एसेट्स को क्लोज कर दिया। अब क्या करें सर, अब बेटे लायबिलिटी को क्लोज कर दो। किसको क्लोज कर दो? लायबिलिटी को उनकी बुक वैल्यू पे। लायबिलिटी क्या है? तो सर क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन है क्या, इसमें चेक करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या। आपको यहाँ पर देखिए कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन है, तो इसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम। पर वो कितना होना चाहिए? नोट मैक्सिमम, मतलब WCR से ज्यादा ना हो। तो 24,000 का क्लेम है, WCR कितना है? ये बेटा ये वैल्यू यहाँ से गलत आ गई, इसको यहाँ पे ये यहाँ लिखो, ठीक है। चलिए, तो WCR है 40,000 का, बैंक लोन है 4, ठीक है जी। तो WCR 40,000 का, क्लेम कितना है? 24,000। तो 24,000 का अमाउंट क्लोज हो जाएगा रिलायंस अकाउंट में, ठीक है सर। फिर क्या है सर, बैंक लोन नहीं करेंगे क्लोज, ये नहीं करेंगे ये। अच्छा क्यों नहीं करोगे? करोगे, बैंक लोन है, लाइबिलिटी है, बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक लोन है, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। समर्थ का लोन, अब समर्थ जो है पार्टनर है, तो उसको यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि भैया ये सेपरेटली बनेगा, ठीक है, और हमसे मांगा नहीं तो हम बनाएंगे भी नहीं अभी, क्योंकि हमसे रिलेशन अकाउंट ही मांगा है सिर्फ। तो कर दो सर, क्रेडिटर को कर दो, क्रेडिटर को कर दो, WCR को कर दो 24,000 से, क्योंकि 24,000 की हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, तो उतना अमाउंट क्लोज कर दो। और साथ में बैंक लोन 40,000 का। अरे यार, तो बेटे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स, बाय WCR, WCR तो 24,000 से करना है क्योंकि इतना ही लाइबिलिटी है। एंड बाय क्या था फिर वो, बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन 40,000 का बैंक लोन था। क्रेडिटर कितने के थे भाई? क्रेडिटर थे 1.5 लाख के। तो ये हमने क्लोज कर दी सारी, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे क्लोज कर दिया। अब क्या करें सर? अरे भैया अब चेक करो, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन बताएगा। फिक्स एसेट से हमें 120% आया, फिक्स एसेट कितना है? 9 लाख, हमको मिला 120%। तो 9 लाख का 120% क्या होता है? 10,80,000 होता है। क्या होता है? 10,80,000 होता है। तो फिक्स एसेट से हमें 10,80,000 रुपए मिले। तो बेटे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश या फिर बैंक। हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर बेटे कैश का बैलेंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय कैश, हमको कैश रिसीव होना है, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मतलब इसमें वर्किंग नोट के तौर पे अंदर लिखेंगे किससे क्या पैसा मिला है, वो एंट्री नहीं हो रही है। बेसिकली आप ध्यान रखना, एंट्री क्या हो रही है? कैश टू रिलाइजेशन। मैं यहाँ पर इनर कॉलम में लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स, इनर कॉलम में लिखा है, मतलब इसके नीचे मैंने इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट। तो ये याददाश्त के लिए, हमारे जानने के लिए कि भैया फिक्स्ड एसेट से इतना पैसा आया था, ठीक है। क्योंकि और भी पैसे आए होंगे ना, तो उनको एक साथ जोड़ के लिख देंगे, बार बार एंट्री नहीं करेंगे। तो ये एंट्री हमने कर दी इसकी। 50,000 के डेटर जो है बेड हो गए, 50,000 के डेटर क्या हो गए? बेड डेट हो गए सर। इसके अलावा और है नहीं डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो डेटर कितने थे? 2,80,000 के 50,000 बेड डेट हो गए। इसका मतलब यह 2,30,000 रुपए हमको मिल गए। अगर 50,000 रुपए डूब गए तो 2,30 मिल गया होगा ना। तो डेटर से हमें कितना मिला है सर? बोले सर डेटर से हमें 2,30,000 रुपए रिसीव हो गए, इसका मतलब ये है। चलिए, तो ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया, टिक लगा दिया मैंने। क्रेडिटर्स ने कहा कि स्टॉक को लेके जाऊंगा फुल सेटलमेंट में, मेरा 1,50,000 का हिसाब है, उसके बदले में स्टॉक लेके जाऊंगा, मेरा सेटलमेंट पूरा हो गया। तो इसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो रिलेशन में जाएगा ही नहीं, इसका कुछ होएगा नहीं। चलिए, ये काम भी हो गया। समर्थ ने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा अपने लोन के लिए, अपने लोन के लिए। तो अगर समर्थ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री होगी बेसिकली समर्थ एसेट लेके जा रहा है। समर्थ क्या लेके जा रहा है? एक एसेट लेके जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? समर्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय समर्थ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो किस वैल्यू पे लेके जा रहा है सर? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। इसका लोन कितना है? एक मिनट, समर्थ का लोन है। अरे यार, तो यहाँ पर एंट्री होगी बेटा, बेसिकली समर्थ का लोन तो सेपरेटली बनेगा ना, तो इसको सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? मैं एंट्री लिखाता हूँ। ये समर्थ ने जो एक्सेप्ट किया है अपने लोन के लिए, क्योंकि पार्टनर लोन है वो तो सेपरेटली बना हुआ है,
तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ पे एंट्री होगी समर्थ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,50,000 का लोन है ना इसका, तो 1,50,000 का लोन है समर्थ। एक मिनट ये कहाँ चला गया, क्रेडिटर तो लेकिन एंट्री समर्थ एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो ये इन्वेस्टमेंट लेके गया है अपने लोन के लिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटे, इन्वेस्टमेंट लेके अपना लोन, इसका लोन कितने का है, 50,000 के लिए, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। तो ये एंट्री होगी बेटा कितने से, ये एंट्री हो जाएगी 50,000 रुपए से, इस तरह से। तो उसकी तो एंट्री होगी नहीं, यहाँ पर एंट्री समर्थ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, रियलाइजेशन में आएगा बाय समर्थ लोन, बाय कैपिटल नहीं आएगा, बाय समर्थ लोन आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर लोन अकाउंट सल्ट रहा है, यहाँ पे क्या सल्टारा हो रहा है, लोन अकाउंट सल्ट रहा है, वो सेपरेटली बनता है। तो यहाँ पे आएगा बाय समर्थ लोन अकाउंट, 50,000 रुपए का लोन का सेटलमेंट इसका हमने कर दिया है, ठीक है जी। और आगे बढ़ो सर, तो ये काम भी हमने कर दिया। बैंक लोन को सॉरी पे करना है, साथ में 9% पर एनम की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना है। तो बैंक लोन कितना है बेटा, 40,000 का है, 40,000 का 9%। तो बेसिकली टू कैश अकाउंट, या इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं बैंक लोन, तो ये है बेसिकली 40,000 प्लस 40,000 का 9% फॉर 3 मंथ, ये पे करना है इसको, ठीक है। मैं फोन से क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12, 900 रुपए। तो ये हो जाएगा 40,900, क्या हो जाएगा बेटे, 40,000 इनर कॉलम में लिखूंगा पहले, 40,900 इनर कॉलम में क्यों लिखूंगा, क्योंकि और भी पेमेंट हो सकती है ना, मैंने अभी तक चेक नहीं किया और क्या क्या है। चलिए बोले सर इसका भी आपने काम कर दिया, ओके। फिर है एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसको बेचा है 16,000 में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बारे में कि अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ बेचने की एंट्री करनी है, सिर्फ बेचने की एंट्री करनी है। और वो क्या होगी, बोले सर वो हो जाएगी कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के अंदर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड, यहां पर पैसा कितने बेचा ये 16,000 में, तो यहां आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड 16,000 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद सर ये काम कर दिया, कंपनसेशन, वर्कमैन को पे करना है कंपनसेशन 24,000 रुपए। तो वर्कमैन का कंपनसेशन ये पे कर देंगे बेटा। अब प्रोविजन नहीं बनाना क्योंकि दुकान बंद हो रही है, इसको पेमेंट ही करनी पड़ेगी, इसको फुल सेटल करेंगे, पेमेंट कर देंगे 24,000 की। फिर सर इसके बाद क्या है, मैंने ये भी काम कर दिया, समर्थ को रेम्यूनरेशन देना है 25,000 रुपए का, और एक्सपेंस जो है वो रिलेशन के कितने हो रहे हैं वो उसको बियर करने हैं। मतलब समर्थ को हम पेमेंट करेंगे 25,000 रुपए, सॉरी 25,000 के लिए, पर एक्सपेंस उसी को बियर करने हैं, एक्सपेंस उसी को बियर करने हैं। लेकिन सर यहाँ पर जो है रिलेशन एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपए के फर्म ने पे करे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि एक्सपेंस बियर किसको करने थे, एक्सपेंस बियर करने थे समर्थ को, अल्टीमेटली पेमेंट भी फर्म कर रही है। तो ध्यान देना एंट्री क्या होती, इसकी एंट्री लिखवा रहा हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, एक्सपेंस फर्म को देने हैं समर्थ को पैसे, और समर्थ अपनी जेब से भुगतेगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती, रिलेशन अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए टू समर्थ कैपिटल, टू समर्थ कैपिटल, और समर्थ को 25,000 से हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि रिलेशन के एक्सपेंस समर्थ को बियर करने, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कितने पे करेगा। रिलेशन का खर्चा हो रहा है 10,000 रुपए, वो भी फर्म ही पे कर रही है, तो अब क्या करें, पैसा तो फर्म के पास से गया है, दैट मीन्स हमें कैश को क्रेडिट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैश है तो पैसा तो चला गया ना भाई, पैसा तो बिजनेस से गया तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो हमारे पास से 10,000 का कैश चला गया, तो सिंपल सी बात यह है, जहां पर हम समर्थ को पहले 25,000 से क्रेडिट करते, अब यहां पर हम उसको
15,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसे समर्थ को देने थे यार, वो 10,000 तो समर्थ को पे करने थे, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंस उसको बियर करने थे, वो भी फर्म पे कर रही है। तो अल्टीमेटली फर्म के पास से पैसा गया, उसको कम कर दिया हमने, और समर्थ का ये जो पैसा गया है, ये समर्थ के रेम्युनरेशन में से, रेम्युनरेशन मतलब उसको वो काम कर रहा होगा रिलेशन का, अल्टीमेटली ये जो है पैसा हम उसको काट के ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन में एंट्री क्या आ रही है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू समर्थ कैपिटल 15,000 और टू कैश 10,000। ठीक है जी। तो बाय समर्थ टू है ना, एक मिनट, क्या एंट्री हुई है? रिलेशन टू बाय क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं? क्या है यार सर, आप भी बुद्धू हो? हाँ बेटा मैं बुद्धू हूँ, गलती हो जाती है मुझसे। क्या है, मैं कैमरा शाई हूँ बहुत ज्यादा। मैं आज क्लास रिकॉर्ड करता हूँ अभी, ये मैं सीख रहा हूँ, तुम ये मान सकते हो। आई मैं कैमरा शाई पर्सन यार, मेरे को बड़ा सा। अरे भाई रुक जा भाई, तू कैमरे को देख के मैं थोड़ा तेज हो जाता हूँ। अरे यार इस बोर्ड की क्या हो रखा है आजकल। ठीक है जी। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर आ जाएगा एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, एंड टू समर्थ कैपिटल, टू समर्थ कैपिटल 15,000 रुपये आउटर कॉलम में। ठीक है जी, तो ये भी उसको दे दिए और ये सारा काम हमने कर दिया। अब हम चेक करते हैं। ठीक है जी, ये सारी बात होगी, पॉइंट सारे कवर हो गए। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब हमें देखना है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी लाइबिलिटी पे नहीं की हमने, कौन सी लाइबिलिटी पे नहीं की। तो क्रेडिटर्स का तो हिसाब किताब हो गया था, क्योंकि क्रेडिटर क्या ले गए थे? स्टॉक ले गए थे फुल सेटलमेंट में, तो ये हो गया सर। WCR का हो ही गया जो करना था। बैंक लोन का भी हो गया शायद, बैंक लोन को हमने पे कर दिया, हमने एंट्री कर चुके हैं, देखो हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, बैंक लोन का हो गया। ठीक है, ये भी काम हम कर चुके हैं। तो बोले सर कोई भी लाइबिलिटी बची नहीं जिसको हमें पे करना है, तो सिंपल है, इसका गेम तो यहाँ पर ओवर हो गया बेटा। तो ये हो गया, चाल आ गया 40,900 प्लस 24 प्लस 10,000 74,900, 74,900, ये काम हो गया सर। अब एसेट देख ले बेटा, यहाँ से चेक कर लो ना, तुम वहां जाने की जरूरत क्या है? आपने फिक्स एसेट को क्लोज किया था, हमने रिसीव कर लिया पैसा, तो ये हो गया। डेटर का हो गया, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी वो हो गया। इन्वेस्टमेंट तो कोई लेके गया था, इन्वेस्टमेंट तो कोई लेके गया था ना। देखो दो चीजें, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक स्टॉक, ये तो हमारी लाइबिलिटीज, एक तो समर्थ ले गया और एक वो क्रेडिटर की बात हो गई, तो ये दो तो खत्म हो गए, इनका भी काम हो चुका है। मतलब स्टॉक भी गया और हमारा इन्वेस्टमेंट भी गया। पेटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है सर इंटेंजिबल एसेट। अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे इससे कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई भी पैसा आना नहीं मानेंगे, इसका भी खत्म। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस, तो सर इसका क्या करें? प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करें? तो सर इससे पैसे ले ले, इससे क्या पैसे ले लेंगे? ले लो, क्या करें बताओ? प्रीपेड एक्सपेंस का सर क्या करेंगे? सोचो, बताओ बेटा क्या करेंगे? अरे बताओ कहां से यार, तुम कौन सा बता दोगे? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज बची है कि आपकी एक प्रीपेड एक्सपेंस है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है, क्या होनी थी इसके बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन होनी भी नहीं थी। तो सिंपल सी बात समझो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस में कोई खर्चा जो आपने आपने क्या कर दिया, सर एडवांस में पे कर दिया, तो कोई एसेट थोड़ी है यार, एसेट थोड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोलूँ इसको कि नो कैश कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है कि प्रीपेड एक्सपेंस से कोई कैश रियलाइज कैसे हो सकता है सर? रियलाइज तो हो ही नहीं सकता, तो इसका कुछ होगा ही नहीं, बेसिकली कहानी खत्म। यहाँ पर इसका टोटल हमको लगा देना चाहिए, तो लगा दो सर फटाफट, क्लास लंबी मत करो। हाँ यार 13,26,000। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम लगाएंगे इनका टोटल, हम देखेंगे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो मैं देखता हूँ पहले, 9 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 30,000 प्लस
1,40,000 प्लस 10,10,000 प्लस 12,100 प्लस 74,900 प्लस 15,000। तो डेबिट साइड का टोटल है 14,62,000। ये हमारे डेबिट का टोटल है 14,62। देखो टोटलिंग गलती हो सकती है, मैं चाहे कैलकुलेटर हाथ में क्यों ना ले रखा हूं, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये आपके पार्ट पे भी रहेगा कि मेरी गलती को आप सुधार देना अगर मैं गलती कर दूं तो ये है क्रेडिट का टोटल है 15,90,000। तो अल्टीमेटली क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है 1590 और डेबिट साइड कम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सर रिलेशन पे क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया सर, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समर्थ एंड हमारा वो क्या नाम था उसका, भव्य एंड कुणाल। तो कितना है बेटा ये, कहा गया 1590 माइनस 1462 तो 1,28,000 कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,28,000 रुपए। तो 1,28,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा था 431, हमने देख लिया था, आप चेक कर लेना। तो 1,28,000 रुपए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से हमारा रिलेशन अकाउंट बेटे खत्म हो जाएगा। तो 64, 48 एंड 16,000। सो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन हमारा खत्म होगा और यहाँ पर हमने झंडे गाड़ दिए हैं, हमारा रिलेशन अकाउंट बन चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना। नाउ इसी के साथ बेटा वीडियो एंड होती है, क्लास खत्म होती है। सो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपके जो भी व्यूज हैं, जो भी आपकी फीडबैक है बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बच्चों, बाय बाय। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।